हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज। आज हमारी ऑनलाइन क्लास का लेक्चर नंबर सेकंड है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़रा क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। और इस एग्ज़ाम या इस क्लास का जो मेन टारगेट है वो आपकी जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें एएलपी हो या आपकी एनटीपीसी हो, आरपीएफ है या ग्रुप डी हो। इसके अलावा भी जैसे एसएससी, जीडी या दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सबको मैं इसमें टारगेट करके चलूँगा। मेरा मेन मकसद है पीवाईक्यू को क्लियर करना। आज हमारी क्लास का लेक्चर नंबर सेकंड है, तो अगर किसी को क्लास वन देखनी है तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक सेंड करवा देता हूँ। आप उसको जो है क्लास को देख सकते हैं। क्लास का मेन मकसद रहेगा कि मैं कोशिश करूँगा कि इतना आपको करा दूँ ताकि आप जीके में इसके अलावा आपको और अधिक पढ़ने की आवश्यकता ना हो। मैं क्लास कर रहा हूँ सरस्वती अकेडमी की यूट्यूब चैनल से, और अगर आपको इसके अलावा किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी जितना आपने मुझे ऑफलाइन प्यार दिया है उतना एक बार ज़रा ऑनलाइन और दे दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। ठीक है? आइए दोस्तों, ज़रा फटाफट क्लास को लाइव कर दीजिए। क्लास आपको डेली 8 बजे मिलेगी। ज़रा फटाफट इसको शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक है? आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, ये आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर आज हमारा जो पहला है वो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज, बैंकिंग सुधार, कर सुधार, बेरोजगारी। इसका राइट आंसर है दोस्तों पंचायती राज। आप पंचायती राज को किस तरह से समझते हैं, जरा उसको हम समझ देख लेते हैं। पंचायती राज पंचायती राज को कहा जाता है संविधान का आधारभूत लोकतंत्र। संविधान का आधारभूत लोकतंत्र, इसे हम कहते हैं इसे ही हम कहते हैं लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ। इसे हम कहते हैं लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ। ये लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ क्यों है? क्योंकि अगर हम पंचायतों को देखते हैं तो पंचायतों के माध्यम से हमारे गांव गांव में जो व्यक्ति हैं उनमें से ही हम किसी एक को अपना ग्राम प्रधान चुनते हैं, और हमारी जो समस्या का जो निवारण है वो सबसे पहले हमारे गांव का प्रधान करता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था पंचायती राज का, वो ये था समाज का कल्याण, समाज सेवा, और उसी समाज के व्यक्तियों के द्वारा, ना कि दिल्ली में बैठे हुए किसी कैबिनेट मंत्री के द्वारा। तो पंचायतों की जो बात पहले की गई थी वो गांधी जी के द्वारा की गई थी। और अगर आप डीपीएसपी को देखते हैं अपने, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को, तो वहाँ हमें एक अनुच्छेद 40 दिखाई देता है। इस आर्टिकल 14 में हमारा ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत का जो प्रावधान है हमारा वो आर्टिकल 14 में है। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा को डिटेल से समझते हैं। जैसे पंचायत संबंधित कुछ समितियां हैं। संबंधित कुछ समितियों के बारे में देखते हैं। तो जो समितियां हैं, समितियों में पहला नाम जो आता है वो है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति है?
बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना है वो 1957 में की गई थी। ठीक है, 1957 में की गई थी। इसने क्या रिकमेंडेशन किया, इसकी सिफारिश की थी कि सबसे पहले कि त्रिस्तरीय, सबसे पहले जो उसने बोला कि त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए। त्रिस्तरीय का मतलब है कि पंचायत का स्वरूप कुछ इस प्रकार होना चाहिए। सबसे ऊपर होनी चाहिए जिला पंचायत, सबसे ऊपर जिला पंचायत होनी चाहिए, फिर एक ब्लॉक पंचायत होनी चाहिए, एक ब्लॉक पंचायत होनी चाहिए, और सबसे नीचे एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। और इसी की सिफारिश पर अगर आपको याद हो तो पंचायत का पहला जो एक्सपेरिमेंट भारत में हुआ, पंचायत का पहला जो प्रयोग देखने को मिला, पंचायत का पहला प्रयोग कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायत का पहला एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है? राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में इसका पहला एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। तो इस समय पीएम कौन है? पीटी नेहरू। इस समय पीएम कौन है? पीटी नेहरू, जो इसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एक क्रम को आप समझते हैं तो जैसे कि आपको पता है 1947 में भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी मनाई हमने। वहीं हमने 1954 में चीन के साथ एक समझौता किया था जिसको हम कहते हैं पंचशील समझौता। पंचशील समझौता जिसमें नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। 1957 में मैं जैसे कि बताया हमने बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हो रही है, बलवंत राय मेहता समिति आ रही है। तो 1959 में हमने पहला एक्सपेरिमेंट पंचायतों का किया। कहाँ किया? राजस्थान के नागौर जिले में। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो चीन आक्रमण हुआ। इससे पहले जो पीटी नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे, तो नेहरू के सामने ये निकल के आया कि भाई चीनी ने तो अटैक किया और ये उस चीज का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 1964 में नेहरू की हो जाती है डेथ। इस प्रकार पंचायती राज का जो सपना था वो अधूरा हो गया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, और आपको पता हो कि 1966 में, अगर आपको पता है तो 1966 में 1965, इससे पहले जरा हम एक घटना को और देख लेते हैं। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, पाकिस्तान आक्रमण। और 1966 में बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता करने के लिए गए, मिडल ईस्ट में। सॉरी, मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये जो आज आपको 5 स्थान दिखाई देते हैं, कभी यूएसएसआर के पार्ट थे। तो ताशकंद शहर में समझौता होना था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री भी निकल गए, और 1967 में इंदिरा गांधी पावर में आती है। और 1967 के बाद ये जो पंचायत है, इंदिरा गांधी का जो कार्य था वो माना जाता है वो शक्ति का विकेंद्रीकरण ना होकर शक्ति का केंद्रीकरण मानते हैं, कि वो शक्तियों को अपने पास ही रखना चाहती थी। इस प्रकार 1975 में आप सब जानते हैं भारत में इमरजेंसी लगी, उसको हम कभी फिर करेंगे डिस्कस। और 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार आती है। इस सरकार को लाने वाले कौन है? इस सरकार को लाने वाले हैं मोरारजी देसाई। और इसी का परिणाम था कि यहाँ पर पहले दोबारा फिर पंचायत पर बात हुई, और पंचायत पर बात करने का कार्य किया अशोक मेहता समिति ने। तो ये पूरा चार्ट मैंने आपको समझाया। तो जो दूसरी कमेटी हमारी, उस पर हम बात कर लेते हैं। जो दूसरी कमेटी है वो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की स्थापना होती है 1977। ये क्या करती है?
ये कहती है कि पंचायत को जो स्वरूप है वो द्विस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। ये द्विस्तरीय पंचायत की बात करती है। दूसरी बात जो अशोक मेहता समिति ने कही कि पंचायतों को टैक्स का राइट होना चाहिए, टैक्स का अधिकार होना चाहिए। एक ही कमेटी याद रखनी है। इसके बाद तीसरी कमेटी होती है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति। तो एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना होती है 1986। ये कहती है कि पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत की बात ये करती है। और इसने जो बात की कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की जो बात की थी वो एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति ने टैक्स देने की बात की थी। और इसी का ही परिणाम है कि पंचायतों को फिर, अगर आपको याद हो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। खैर, इसकी बात करेंगे हम कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिलहाल जितना मैंने आपको कमेटी के बारे में बताया कि इस बलवंत राय मेहता समिति क्या कर रही है और क्या घटना भारत में हो रही है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। जिस तरह से हमने यहाँ पे पंचशील समझौते की बात की जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया था पंचशील समझौते का, तो पंचशील समझौता हो गया। फिर चीन का भारत पर आक्रमण, नेहरू की डेथ, पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण, ताशकंद समझौता, इमरजेंसी, और पहली गैर कांग्रेसी सरकार। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है लाल, हरा, नीला किस श्रेणी के रंग है? लाल, हरा, नीला किस श्रेणी के रंग है? प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी श्रेणी। तो प्राइमरी सीरीज में या प्राइमरी रंग इनको कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू जो होते हैं प्राथमिक श्रेणी के रंग हैं। आइए जरा इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लू। ये ब्लू, ये आपको याद रखना है कौन सी श्रेणी के रंग है? प्राइमरी श्रेणी, यानी कि पहली। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। प्राइमरी श्रेणी में कितने रंग आते हैं? 3, लाल, हरा और नीला। इसके बाद आपको याद क्या रखना है? सेकंड श्रेणी। तो सेकंड श्रेणी में जो रंग आते हैं, एक आता है येलो, और एक आता है पीकॉक नीला, पीकॉक ब्लू, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें आता है यहाँ पे पीला, यहाँ पे आता है पीकॉक नीला, और एक कलर आता है दोस्तों इसमें मैजेंटा। मैजेंटा। ये कलर आपको याद रखने हैं। कौन सी श्रेणी के होते हैं? सेकंड, यानी कि जो द्वितीयक श्रेणी में आते हैं वो कौन कौन से कलर हैं? पीला, पीकॉक नीला, मैजेंटा। प्राइमरी श्रेणी के कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। इसके बाद जो हमें बातें याद रखनी है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो पीला रंग है कैसे बन रहा है? इधर से तो रेड आ रहा है और इधर से कौन आ रहा है? ग्रीन। यानी कि पीला किन दो कलर से मिलकर बना है?
रेड और ग्रीन से, ठीक है ना, रेड और ग्रीन से मिलकर बना है, रेड और ग्रीन से मिलकर बना है। इधर से कौन आ रहा है, रेड, और इधर से कौन आ रहा है, ग्रीन। इस पर ये पीकॉक नीला, पीकॉक नीला कैसे बनता है, जब इधर से ग्रीन आता है और इधर से ब्लू आता है, इधर से ग्रीन आता है, इधर से ब्लू आता है, तो कौन सा कलर बनता है, पीकॉक नीला। मैजेंटा कैसे बनता है, जब ऊपर से लाल आता है और नीचे से कौन आता है, ब्लू आता है, ठीक है। तो पीला कैसे बनता है, लाल और हरे से। पीकॉक नीला कैसे बनता है, पीकॉक नीला कैसे बनता है, हरे से और नीले से। और मैजेंटा कैसे बनता है, लाल और नीले से, नीचे से नीला और ऊपर से लाल आता है। दोस्तों अब इसके बाद आपको याद रखना ये प्राइमरी है, तो तीसरे श्रेणी में कौन से कलर आते हैं, तीसरी श्रेणी में आता है सफेद। तीसरी श्रेणी का जो कलर होता है वो होता है सफेद। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर से रेड आया, नीचे से पीकॉक नीला आया, मिलकर क्या बनाएंगे, रेड। इधर से ग्रीन आया, इधर से मैजेंटा आया, क्या बनाएंगे, सफेद। इधर से ब्लू आया, इधर से पीला आया, क्या बनाएंगे, सफेद। और रेड ग्रीन, रेड, इधर ग्रीन और इधर ब्लू, ये भी मिलकर क्या बनाएंगे, सफेद। तो तीनों रंग मिलकर या तीन से अधिक रंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सफेद का। तो अब हमें क्लियर कट हो जाना चाहिए कि प्रथम श्रेणी में कौन कौन सा आता है, लाल, हरा और जी नीला, नीला। जबकि जो हमारा द्वितीय श्रेणी होती है, द्वितीय श्रेणी में कौन कौन सा कलर आता है दोस्तों, एक हमने बात करी पीला, फिर एक बात करी थी हमने पीकॉक, पीकॉक नीला, पीकॉक नीला, और एक बात की थी हमने मैजेंटा। तो हमने अभी आपको क्लियर किया था पीला कैसे बनता है, पीला कैसे बनता है, ऊपर से लाल आ रहा था, लाल और हरे से, लाल और हरे से। पीकॉक नीला कैसे बनता है, हरा प्लस नीला, हरा प्लस नीला। और मैजेंटा कैसे बनता है, लाल प्लस नीला, लाल प्लस नीला। और तीसरी श्रेणी में कौन सा कलर आता है, सफेद, सफेद। और तीनों रंग मिलकर लाल प्लस हरा प्लस नीला, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सफेद कलर। हमारी जो रंगीन चित्र टीवी में बनते हैं, जो रंगीन चित्र हमारे टीवी में बनते हैं, वो किसके कारण बनते हैं, प्राथमिक श्रेणी के रंगों के कारण, यानी कि उसका सोर्स क्या होता है, लाल हरा नीला, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है तो क्लास को सपोर्ट करें और मेरे भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें आप। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है यानी कि तीसरा प्रश्न, उसको देखिएगा जरा। आज का हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है कि रेडियम की खोज किसने की थी, रेडियम की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा कि रेडियम की खोज किसने की थी। रेडियम की खोज करने वाले मैडम क्यूरी हैं। इसको जरा अच्छी तरह से प्रश्न को समझ के चलिएगा क्योंकि मैं इसमें काफी फैक्ट्स क्लियर करूंगा। रेडियम की खोज, बात अगर हम रेडियम की करें तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की, मैडम क्यूरी। और इसकी खोज के लिए 1903 में, दोस्तों याद रखना है, इसकी खोज के लिए 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। एक आपको याद रखना है रेडियो सक्रियता, एक आपको याद रखना है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरल ने। इसके बाद आपको दो तीन और याद रखने हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने। इसके बाद सोडियम, एग्जाम में पूछा जाता है सोडियम की खोज, तो सोडियम की खोज किसने की थी, हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी ने की थी। इसके बाद एक याद रखना है दोस्तों, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, नाइट्रोजन की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। ऑक्सीजन की कोई बताएगा,
तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले। ऑक्सीजन की जो खोज थी वो प्रिस्टले ने की थी। इसके अलावा हम दो चार और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। कब की थी? 1897 में। इसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज याद रखना गोल्डस्टीन। क्या याद रखना है? गोल्डस्टीन। कब की थी? 1919 में याद रखना है। इसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज याद रखनी है चैडविक। चैडविक। प्रोटॉन का अल्फा प्रकीर्णन जो था, जो अल्फा प्रकीर्णन खोज की गई थी वो रदरफोर्ड ने की थी। उस आधार पर रदरफोर्ड आया करता है। बट अगर रदरफोर्ड के इन्वेंशन की बात की जाती है, खोज की बात, तो आपको गोल्डस्टीन लगाना है। न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो चैडविक ने की थी 1932 में। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? एक याद रखना है मैसान। मैसान, मैसान की खोज किसने की थी? युकाओ। मैसान की खोज की थी युकाओ ने। एक क्या याद रखना है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली। न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने। नेक्स्ट, और एक याद रखना है दोस्तों आपको, पॉजिट्रॉन। एक याद रखना है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के बारे में याद रखना है कि ये एक एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल होता है। और इसकी जो खोज थी वो एंडरसन ने की थी। एंडरसन ने, इसकी जो खोज थी वो एंडरसन ने की थी। किसने की है? एंडरसन। ठीक है। वहीं अगर हम एक दो फैक्ट्स और क्लियर करें तो आपको पता होना चाहिए जरा थोड़ा सा। आइए समझ के चलते हैं। आइए बात करते हैं थोड़ा सा रेडियो सक्रियता के बारे में। जो रेडियो सक्रियता होती है दोस्तों, रेडियो सक्रियता के बारे में दो चार फैक्ट्स क्लियर करके चलेंगे। हम बात कर रहे हैं रेडियो सक्रियता के बारे में। अभी हमने आपको बताया कि इसकी खोज किसने की। रेडियो सक्रियता की जो खोज थी वो हेनरी बैकुरल ने की थी। हेनरी बैकुरल ने। वहीं एक पर्सन और बनता है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता में जो नाम याद रखना है वो है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। ठीक है। क्या है रेडियो सक्रियता, क्या होता है? देखो, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं। मैं क्लियर कट आपको जो डेफिनेशन देता हूं। वे तत्व, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है, 82 से अधिक होता है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है, उनके जो नाभिक होते हैं, उनकी जो नाभिक होते हैं वो अस्थायी होते हैं। और अस्थायी क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन अस्थायी होते हैं। न्यूट्रॉन अस्थायी होने के कारण उनके नाभिक अस्थायी होते हैं और वे विघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विघटित। और विघटित होकर कई प्रकार के कण बाहर निकालते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ऐसे तत्वों को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। जैसे कि हम अगर कुछ रेडियो सक्रिय तत्व की बात करें, उसमें जैसे कि एक नाम आता है रेडियो सक्रिय तत्वों में। अगर हम कुछ रेडियो सक्रिय तत्वों की बात करें, जैसे एक नाम आता है यूरेनियम, एक नाम आता है रेडियम, एक नाम आता है प्लूटोनियम, एक नाम आता है दोस्तों थोरियम।
ये सब रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, क्योंकि ये स्वतः अपघटित होकर विभिन्न प्रकार की ऊर्जा बाहर निकालते हैं। एक आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियो सक्रिय तत्व होता है, जैसे कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व को हमेशा हमेशा शीशे के पात्र में रखा जाता है, शीशे के पात्र में रखा जाता है, शीशे के पात्र में रखा जाता है दोस्तों। मैंने भी बताया कितने प्रकार की किरणें बाहर निकालते हैं, 3 प्रकार की। कुछ किरणें ऐसे निकल जाएंगी इधर, और कुछ किरणें इसकी तरफ निकल जाएंगी, लेकिन कुछ किरणें होंगी हमारी जो सीधी जाएंगी। इसको मैंने बोला, ये जो हमारी प्लेट, ये वाली प्लेट है, इसको मैंने बोला कि ये ऋणात्मक प्लेट है। ऋणात्मक प्लेट का मतलब है, मैंने मान लिया कि ये कैथोड है, और इसको मैं मान लेता हूं ये प्लस वाली प्लेट है, ये प्लस वाली प्लेट है। ठीक है, तो 3 प्रकार के कण इससे बाहर निकलते हैं। जो कण कैथोड की तरफ यानी कि ऋणात्मक प्लेट की ओर गए, उनको हमने नाम दिया अल्फा कण, उनको हमने नाम दिया अल्फा कण। जो धनात्मक प्लेट यानी कि एनोड की साइड गए, उनको हमने नाम दिया बीटा कण, उनको हमने नाम दिया बीटा कण। और जो बिना पॉजिटिव या बिना नेगेटिव के मुड़े सीधे निकल जाते हैं, उनको हम कहते हैं गामा कण, उनको कहते हैं गामा कण। तो अल्फा कण जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, और अल्फा कण पर जितना आवेश जो होता है वो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। कितने प्रोटॉन के बराबर? 2 प्रोटॉन के बराबर। यानी कि इसका जो आवेश होता है वो 3.2 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम होता है। इसका जो आवेश होता है 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। इसका आपको याद रखना, वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। इसका जो वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। वहीं बीटा कण की बात करें तो इस पर निगेटिव आवेश होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं सर? इसी को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस पर जो आवेश होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि इसके अगर हम आवेश की बात करें तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इस पर आवेश होता है, और इसका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। वहीं बात अगर हम गामा कण की करें तो गामा कण जो होता है उदासीन कण होता है। गामा जो होता है एक उदासीन कण है। इस पर फोटो इलेक्ट्रिक का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उदासीन है। और इसका जो वेग होता है दोस्तों, इसका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर, यानी कि 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। इसका जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 सेकंड होता है। और आपको याद रखना है कि यह एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। वहीं एक बात और याद रखनी है, बात करें इनकी अगर हम भेदन अक्षमता की, बात करें अगर हम इनकी भेदन अक्षमता की, तो सबसे ज्यादा जो भेदन अक्षमता होती है वो गामा की होती है, फिर उससे कम जो होती है बीटा की होती है, उससे कम जो होती है अल्फा की होती है। तो गामा जो किरण है वो सबसे हानिकारक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो भेदन अक्षमता होती है, भेदन अक्षमता वो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक भेदन अक्षमता इसकी होती है। ये कैसा चार्ज रखता है? पॉजिटिव। ये कैसा चार्ज रखता है? निगेटिव। ये किस पर कैसा चार्ज होता है? जीरो, जीरो आवेश होता है। इसका मैंने आपको पूरा आवेश दे दिया, प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और इस पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु क्या कहलाता है? भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु क्या कहलाता है? दोस्तों, इसका जो क्लियर आंसर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चे इसको रट के रखते हैं। आइए इसको जरा अच्छी तरह से हम समझ के चलते हैं। पहले इसको हम अच्छी तरह से पहले समझ के चलते हैं। इसको हम इस तरह से देखते हैं कि जो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु होता है वो कहलाता है इंदिरा कोल। सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। जो हमारा उत्तरी बिंदु होता है, ये मैं यहाँ पे नॉर्थ लिख दूँ। जो सबसे हमारा ईस्ट बिंदु होता है वो कहलाता है की बीथू। क्या कहलाता है? की बीथू। कहाँ पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम सबसे वेस्ट की बिंदु की बात करें तो हमारा जो सबसे पश्चिम बिंदु है वो पड़ता है सरक्रिक में। वो पड़ता है सरक्रिक में। सरक्रिक यानी कि गुजरात।
सर्क्रिक यानी कि गुजरात। और बात करें अगर भारत का सबसे दक्षिणतम यानी कि सबसे साउथ में जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, उसको हम बोलते हैं पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट, या उसी को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, उसी को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में, ये अंडमान निकोबार में। अब दोस्तों अगर इतनी बातें अगर आपको पता है, जरा एक बात को और समझ के चलिएगा। हमने बात करी कि उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, हमारा पूर्वी बिंदु होता है किबुथु अरुणाचल प्रदेश, सबसे साउथ वाला बिंदु होता है पिगमेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार, और जब जो सबसे वेस्ट पॉइंट होता है वो सर्क्रिक। अगर मेरा प्रश्न ये बनता है कि जो भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसका अगर मैं आपसे सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछूं, प्रायद्वीपीय पठार हमारा ये जो समुद्र की सीमा से लगा हुआ है, इसका अगर मैं सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछूं तो आप कहेंगे इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है वो होता है ये, इसको बोलते हैं हम सबसे दक्षिणतम बिंदु को कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। ये कैप कैमोरिन कहाँ उपस्थित होता है? तमिलनाडु में। क्या कहा? प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये क्या कहलाता है? कैप कैमोरिन। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु पूछा है तो उसका आंसर इंदिरा पॉइंट लगाएंगे आप। अगर भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा है ये वाला, तो आप इसका आंसर देंगे कैप कैमोरिन, इसका आंसर हो जाएगा कैप कैमोरिन। क्लियर? आइए और अच्छी तरह से इन फैक्ट्स को क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु, और इधर आते हैं तो इधर हमने देखा था किबिथु, किबिथु, और यहाँ हमने देखा था पिगमेलियन पॉइंट यानी कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यानी कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। और ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और ये क्या है हमारा? सर्क्रिक, सर्क्रिक गुजरात। जो हमारे पूरब से पश्चिम लंबाई है, एक तो वो याद रखनी है आपको, पूरब से पश्चिम जो हमारी लंबाई होती है वह 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई हमें याद रखनी है वो याद रखनी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम जो लंबाई होती है वो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो हमें टोटल लेंथ याद रखनी है वह 3214। ठीक है दोस्तों? इसके अलावा जो आपको याद रखना है वह है भारत की, भारत की तटीय लंबाई, भारत की तटीय लंबाई। तटीय लंबाई का मतलब है कोस्टल लेंथ, और कोस्टल लेंथ का मतलब है, कोस्टल लेंथ का मतलब है कि वो वाला पार्ट जो आपका जो है समुद्र को टच करता है, भारत का वो वाला पार्ट जो समुद्र को टच करता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो समुद्र को टच करता है, ये वाला जो पार्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? तो भारत की जो टोटल लेंथ होती है तटीय लंबाई वो कितनी होती है? 7,516 किलोमीटर। भारत की जो टोटल तटीय लंबाई होती है वो होती है 7,516 किलोमीटर। इसमें आपको याद क्या रखनी है? सबसे लंबी, सबसे लंबी किस राज्य की है? गुजरात की। और जो सबसे कम है, जो सबसे कम तटीय लंबाई है वो किसकी है? गोवा की। सबसे कम किसकी है? गोवा की। वहीं आपको स्थलीय सीमा भी पता करनी है भारत की, स्थलीय सीमा। तो भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और इसमें भी याद रखना है जो सबसे अधिक है वो किस देश से लगती है? सबसे अधिक जो होती है वो हमारी बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश। अच्छा, पता होना चाहिए बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ जो जो राज्य है, तीनों ओर से जो घिरा हुआ राज्य है वो हमारा कौन सा है? त्रिपुरा। बांग्लादेश से घिरा हुआ जो हमारा राज्य है वो है त्रिपुरा। और सबसे कम किससे लगती है ये सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। तो भारत की जो टोटल तटीय लंबाई होती है वो होती है 7,516 किलोमीटर। सबसे लंबी गुजरात से लगती है, सबसे कम जो होती है वो गोवा से लगती है।
स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश से, सबसे अधिक बांग्लादेश से, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता दर्शाता है। आइए इस प्रश्न पर हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो कि रेडियो एक्टिविटी को दर्शाता है। दोस्तों इसका जो क्लियर आंसर है वो है ट्राइटेरियम। ये थोड़ा सही लिखा नहीं है, ट्रिटियम लिखा हुआ है, तो आप जरा इसको सही कर लीजिएगा। क्या है ये? ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम ट्राइटेरियम जो होता है तीसरा समस्थानिक होता है इसका, जो कि रेडियो एक्टिविटी की तरह जो है व्यवहार करता है। बात अगर हम थोड़ा सा जो है पहले हाइड्रोजन को समझने की बात करते हैं। आइए हम अच्छी तरह से हाइड्रोजन को समझ के चलते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की, हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यानी कि 1H1। हाइड्रोजन यानी कि 1H1। ये एक क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक, एक क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि ऑटोमिक नंबर। ऑटोमिक जो नंबर होता है इसका, ऑटोमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है? एक। एक जितना परमाणु क्रमांक होता है आपको पता होना चाहिए, जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी एक होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? एक। बट बट आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना होता है प्रोटॉन में? जीरो। आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? शून्य। कि क्या क्या फैक्ट्स हैं इसके? आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी का पहला तत्व है ये। आवर्त सारणी का पहला तत्व है। और क्या याद रखना है? सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, लेकिन लेकिन कैसी होती है? ज्वलनशील। लेकिन कैसी है? ज्वलनशील है। लेकिन कैसी होती है भाई? ज्वलनशील गैस। सबसे हल्की गैस है लेकिन ज्वलनशील गैस होती है। तीसरा फैक्ट्स, इसे हम क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। इसे हम क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन इसको कहा जाता है, भविष्य का ईंधन इसको कहा जाता है। अच्छा, तारों में क्लियर होना चाहिए, तारों में ऊर्जा का जो सोर्स होता है, तारों में ऊर्जा सोर्स का कार्य वहां पे किसका होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। इस नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तारों की जो ऊर्जा का सोर्स है वो नाभिकीय संलयन ही होता है। और इस नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन के दो एटम परस्पर मिलकर एक हीलियम का एटम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी को बाहर निकालते हैं, बहुत सारी एनर्जी को बाहर निकालते हैं। ये नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाती है। तो जो हाइड्रोजन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन, इसीलिए इसको कहा जाता है भविष्य का ईंधन। और फैक्ट्स क्लियर करते हैं इसके बारे में। अगर हम हाइड्रोजन को देखें, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है एक। और अगर आपने अष्टक नियम पढ़ रखा है तो 72 कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 या 18 या 32। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तब भी स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। वहीं एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर ले तब भी स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसीलिए जो हाइड्रोजन के गुण होते हैं वो दो वर्ग से मिलते हैं, वर्ग 1 से और वर्ग 17 से। वर्ग 1 में क्या आते हैं? अक्षार धातु, अक्षार धातु। वर्ग 17 में क्या आता है? हैलोजन। वर्ग 17 में आता है हैलोजन। इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? एक। इसके कारण हाइड्रोजन अक्षार धातु वर्ग की तरह ही कार्य करता है। और यहीं से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसमें जो आपको सोडियम पोटेशियम दिख रही है, आवर्त सारणी की सबसे अधिक क्रियाशील धातु होते हैं। इनको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल में। ये अक्षार धातु वर्ग है, आवर्त सारणी का सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें उपस्थित है। वहीं अगर हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में क्या उपस्थित होता है? इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सभी के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इन सभी के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सभी के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इनके बाह्यतम कक्षा में भी कितने हो जाएंगे? 8। ये भी अष्टक की प्राप्ति कर लेंगे। तो इसीलिए इसके जो गुण होते हैं वो 2 वर्ग से मिलते हैं। आइए जरा इस हैलोजन वर्ग को अच्छी तरह से समझ के चल लेते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, हैलोजन वर्ग से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको फ्लोरीन के बारे में पता होना चाहिए। फ्लोरीन याद रखना, आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है हमारा फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो है तत्व फ्लोरीन है। इसी फ्लोरीन से बनती है भैया फ्रेऑन गैस। इसी फ्लोरीन से बनती है फ्रेऑन गैस। और यही फ्रेऑन गैस है जो कि किसको नुकसान पहुंचाती है? ओजोन परत को। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। इसी फ्रेऑन गैस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अपने घर के प्रशीतक यानी कि फ्रिज वगैरह में करते हैं। ठीक है भाई। क्लोरीन के बारे में याद रखना, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। ब्रोमीन के बारे में याद रखना है, एकमात्र अधातु, याद रखिएगा, एकमात्र अधातु जो कि किस अवस्था में पाई जाती है? जो कि द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन की बात करें तो ये किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। और आयोडीन कहाँ पाई जाती है? समुद्र में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? समुद्र में पाया जाता है। तो इसके बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में। अच्छा, अधातु में याद रखना है, अधातु में किसका नाम आएगा? ब्रोमीन का। एकमात्र अधातु जो ब्रोमीन है। अगर धातु में नाम आए तो एकमात्र धातु जो लिक्विड अवस्था में होती है वो कौन सी होती है? मरकरी। वो होती है मरकरी। आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। ये हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से समझाया। आइए अब इसके समस्थानिकों की बात कर लेते हैं। इसके अगर हम समस्थानिकों को देखें, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। अगर हम इसके आइसोटोप्स को देखें तो समस्थानिक होते हैं इसके 3। और तीनों समस्थानिकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला समस्थानिक होता है प्रोटियम, इसको बोलते हैं 1H1। दूसरा समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम। दूसरा समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं 1H2। तीसरा होता है ट्राइटेरियम। तीसरा होता है ट्राइटेरियम। ये क्या होता है? 1H3। दोस्तों थोड़ा सा जहर राइटिंग को लेकर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बट धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आई थिंक आपको बेस्ट लगेगा। तो जो प्रोटियम होते हैं, प्रोटियम इसको कहते हैं हल्का हाइड्रोजन। इसको क्या कहा जाता है? हल्का हाइड्रोजन। हल्का हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम के बारे में याद रखना है, ड्यूटेरियम से ही किसका निर्माण होता है? इसी से बनता है भारी जल। इसे से ही हैवी वाटर, इसे से ही हैवी वाटर का निर्माण होता है, भारी जल। भारी जल का सूत्र याद रखना है D2। और इसका अणुभार याद रखना कितना होता है? 20। भारी जल का उपयोग कहाँ का किया जाता है? मंदक के रूप में। किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। कहाँ? नाभिकीय रिएक्टर में। ड्यूटेरियम जो होता है एक भारी हाइड्रोजन है, इससे ही भारी जल का निर्माण होता है। हैवी वाटर का जो अणुभार होता है वो 20 होता है। और भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मंदक के रूप में। ट्राइटेरियम जो होता है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ट्राइटेरियम जो होता है एक रेडियो सक्रिय
पदार्थ होता है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। तो प्रोटियम जो होता है वो हल्का हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम जो होता है भारी हाइड्रोजन होता है, जिसका प्रयोग हम नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। वहीं जो ट्राइटेरियम होता है वो एक रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समाप्त किया। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका जो है अगला प्रश्न है स्टैटिक पार्ट से आया है। गुड़ी पड़वा का मणिपुर को किस नाम से जाना जाता है? गुड़ी पड़वा को मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन जरा गलत लिखे हुए हैं, तो आप इसको जरा थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है चोरा ओबा। क्या आंसर है इसका? चोरा ओबा, चोड़ा ओबा। अच्छा, इसी गुड़ी पड़वा को याद रखना, इसी गुड़ी पड़वा को याद रखना है। गुड़ी पड़वा कहाँ कहा जाता है इसको? ये भी याद रखना है, गुड़ी पड़वा जो होता है इसको कहाँ कहा जाता है? महाराष्ट्र में। इसी को कहा जाता है महाराष्ट्र में। इसी को हम थापना कहते हैं, थापना। थापना कहा जाता है इसको राजस्थान में, थापना कहा जाता है इसको राजस्थान में। इसी को याद रखना है कोयला। कोयला कहाँ कहा जाता है इसको? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसको कोयला कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है पुथांडु। इसी को कहा जाता है पुथांडु, कहाँ कहा जाता है? तमिलनाडु में। और इसी को कहा जाता है विशु। इसी को कहा जाता है विशु, कहाँ कहा जाता है? केरल में। तो क्या बताया जी हमने? हमने बताया कि मणिपुर में क्या कहते हैं इसको? चोरा ओबा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, थापना राजस्थान, कोयला पश्चिम बंगाल, पुथांडु तमिलनाडु, विशु केरल। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, थापना राजस्थान, कोयला पश्चिम बंगाल, पुथांडु तमिलनाडु, विशु केरल। ये सारे आपको क्लियर हो जाने चाहिए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय संविधान के कौन से दो अनुच्छेद निलंबित नहीं होते? इस प्रश्न को समझते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संविधान के कौन से दो अनुच्छेद हैं जो निलंबित नहीं होते? इसका सही आंसर है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। पहले जरा इनको देख लेते हैं, आर्टिकल 20 में क्या है और आर्टिकल 21 में क्या है। दोस्तों, आर्टिकल 20 कहता है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। वहीं आर्टिकल 21 जैसे कि हमने लेक्चर 1 में क्लियर किया था, मैंने वहां पे अच्छी तरह से आर्टिकल्स को समझाया है। आर्टिकल्स को अगर देखना है तो प्लीज लेक्चर 1 आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आर्टिकल 21 कहता है कि मेरा शरीर यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि मेरे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। इसी को कहते हैं सर जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का जो अधिकार है वो इसी आर्टिकल के अंदर आता है, इसी आर्टिकल के अंदर, राइट टू लाइफ। और इसी आर्टिकल के अंदर आता है आपका निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी भी जो है इसी आर्टिकल के अंदर आता है। तो आर्टिकल 20 दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 21 होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार और निजता का अधिकार। दोस्तों, जो आर्टिकल आपका 19 है जो कि स्वतंत्रता की बात करता है, वो आपके आर्टिकल 21 का ही रूप है। ठीक है, आर्टिकल 21 का ही एक रूप। आर्टिकल 21 में हमने कल बताया था आपको स्वतंत्रता कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की। इसी में ही आती है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता, और इसी में आती है आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आइए इसको अच्छी तरह से एक बार जरा हम समझ लेते हैं, आपातकाल को समझ के चलते हैं। तो जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी है यानी कि आपातकाल, आपातकाल है, इसको हमने ग्रहण कहाँ से किया गया, यानी कि इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है जर्मनी। पूरा नाम हम लिखते हैं जर्मनी का बाइनर सिद्धांत। इसको कहा जाता है जर्मनी का बाइनर
सिद्धांत। ठीक है, बात अगर हम संविधान की करें तो संविधान के भाग 18 में इसका जिक्र किया गया है, और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, आर्टिकल 352 से 360 तक भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अब इनको जरा बारी बारी से हम देख लेते हैं किस तरह से कौन सा आर्टिकल है। सबसे पहले जो आपका आपातकाल आता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का जो जिक्र है वो 352 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल को जो लगाने के आधार हैं, राष्ट्रीय आपातकाल को जो लगाने के जो आधार हैं वो आपको याद रखने हैं। किस आधार पर लगाया जा सकता है? बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण की स्थिति में, या जो अब वर्तमान का जो डाटा है वो देख लेते हैं। सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह और युद्ध, युद्ध की स्थिति में। दोस्तों पहले ऐसा नहीं था। ये जो सशस्त्र विद्रोह है, ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, ये जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 44 यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। तो याद कीजिए जरा, 44वें संविधान संशोधन 1978 कौन सी सरकार कर रही है? मोरारजी सरकार। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी जिसने सशस्त्र विद्रोह को जो है इंक्लूड कराया था। इससे पहले जो था यहाँ पे क्या था? आंतरिक अशांति। इंदिरा गांधी ने जो भारत में इमरजेंसी लगाया था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। तो 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या शब्द जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह, इसमें जोड़ दिया गया। तो 3 आधारों पर लगता है, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या युद्ध। आपातकाल की घोषणा कौन करता है दोस्तों? आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। और अब तक 3 बार हमारा ये लग चुका है, तो ये पता होना चाहिए 3 बार कब कब लगा है। 1962 में, 1965 में, 1962 और 1965 और 1975। 1962 में क्यों लगा था? चीन का आक्रमण, 65 में पाकिस्तान का आक्रमण, और 75 में क्या था? इंदिरा गांधी जी ने लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने जो लगाया था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था, के आधार पर। मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा राइटिंग को लेकर अगर समस्या आ रही है तो माफ कीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी आदत हो जाएगी तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे आपको। आइए इसके बाद समझ लेते हैं जो दूसरा आपातकाल है वो क्या है हमारा। दोस्तों उसे बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 356 में किया गया है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर किसी राज्य में कोई सीएम संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, यानी कि संविधान का एक तरह से उल्लंघन कर रहा है, तो जो केंद्र सरकार होती है वो अपना एक एम्प्लॉय, जिसको हम राज्यपाल कहते हैं, राज्यपाल जो कि राज्य का पहला नागरिक होता है, जिसके पास राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां उसको रखती है। उसका कार्य होता है सीएम के ऊपर नजर रखना कि जो सीएम है क्या ये संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। राज्यपाल प्रत्येक 15 दिन में एक रिपोर्ट बनाता है
और ये रिपोर्ट राज्यपाल किसको ट्रांसफर करता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को प्रत्येक 15 दिन में राज्यपाल एक रिपोर्ट बनाता है और राष्ट्रपति को जय भेजता है कि इस राज्य का जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, यानी कि राज्य में संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति वहां पर किसकी घोषणा करता है? राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वहां की जो विधानसभा होती है, वहां की जो विधानसभा होती है वो विघटित हो जाती है, यानी कि जो सारी शक्ति होती है वो किसके हाथ में चली जाएगी? राष्ट्रपति के साथ हाथ में। और अक्सर ये उसी कंडीशन में होता है जब केंद्र और राज्य में पृथक पृथक सरकारें हैं। जैसे कि वर्तमान में अगर आप डाटा देखेंगे तो बीजेपी यूपी में क्या चल रहा है इस पे ध्यान नहीं देगी, बल्कि बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में किसका शासन है? दीदी का शासन। वहाँ पर ममता बनर्जी है, यूपी में आनंदीबेन पटेल है जो कि जो है बीजेपी से बिलोंग करती है। जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसे राज्यपाल को बिठाएंगे जानबूझकर कि जो 24 घंटे दीदी पे नजर रखेंगे, दीदी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। तो अक्सर ऐसी जो है डिलेमा पैदा होता रहता है। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी उत्पन्न होती है। इसके अलावा एक होता है वित्तीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? 360। इसमें आपको एक लाइन में याद रखना है, यदि राज्य की वित्तीय साख पर खतरा उत्पन्न होता है, यदि राज्य की वित्तीय साख पर खतरा है, वित्तीय साख पर खतरा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में कौन सा शासन अप्लाई करेगा? वित्तीय आपातकाल लागू कर देगा। जैसे आपने अभी लॉकडाउन में देखा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से पर्यटन पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपने देखा हिमाचल प्रदेश या आपने जम्मू कश्मीर देखा। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वहाँ का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाए, तो वित्तीय साख पर जो खतरा उत्पन्न होगा, उस कंडीशन में राष्ट्रपति वहां पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है नाभिकीय क्रिया में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम। नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? ईंधन का। आइए इस प्रश्न को जरा अच्छी तरह से समझ के चलते हैं। यूरेनियम, दोस्तों यूरेनियम जो होता है प्रकृति में दो तरह से पाया जाता है। एक तो पाया जाता है 235 के रूप में, एक पाया जाता है U238 के रूप में। आपको याद रखना है सर्वाधिक मात्रा में प्रकृति में ये वाला पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि नाभिकीय रिएक्टरों में हम ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं? यूरेनियम 235 का। ईंधन के रूप में हम किसका यूज करते हैं? यूरेनियम 235 का। जबकि प्रकृति पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? U238। U238। ठीक है, आइए इस प्रश्न को जरा अच्छी तरह समझ के चलते हैं। जो नाभिकीय क्रियाएं होती हैं, नाभिकीय क्रिया जो होती है
दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं नाभिकीय क्रिया से पहले परमाणु रिएक्टर के बारे में। परमाणु रिएक्टर के बारे में, ये गलती हो गया। परमाणु रिएक्टर के बारे में, इसका काम होता है नाभिकीय ऊर्जा को, इसका कार्य होता है नाभिकीय ऊर्जा को किसमें ट्रांसफर करना, नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में ट्रांसफर करना। माफी चाहेंगे दोस्तों, थोड़ा सा जो है डिस्कनेक्टेड हो गई थी क्लास। तो आइए जरा इसको दोबारा से देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे परमाणु रिएक्टर की। तो ये क्या करती है, नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। इसकी अगर हम खोज की बात करें परमाणु रिएक्टर की, तो इसकी खोज जो थी वो फर्मी ने की थी। 10⁻⁻15। एक फर्मी बराबर आपको पता होना चाहिए कि एक फर्मी बराबर कितना होता है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसमें ईंधन के रूप में क्या क्या यूज किया जाता है, हम इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और रेडियम का यूज करते हैं। वैसे प्राथमिक जो सोर्स होता है वो यूरेनियम होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें हम यूज करते हैं भारी जल का, यानी कि D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और दूसरा होता है इसमें ग्रेफाइट, दूसरा होता है दोस्तों इसमें ग्रेफाइट, भारी जल और जी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपरूप है। ये क्या है, कार्बन का एक एलॉय है, कार्बन का एक अपरूप है। वहीं मंदक के बाद, मंदक के बाद हम इसमें नियंत्रक छड़ के रूप में किसका यूज करते हैं, नियंत्रक छड़ के रूप में हम इसमें एक लेते हैं बोरान की छड़, बोरान की छड़, और एक लेते हैं कैडमियम की छड़, कैडमियम की छड़। इसका यूज हम इसमें करते हैं। दोस्तों हमें पता होना चाहिए भारत में सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ से निकाला जाता है। यूरेनियम जादूगोड़ा, जादूगोड़ा झारखंड से निकाला जाता है, जादूगोड़ा झारखंड से। वहीं अगर हम थोरियम की बात करें तो थोरियम जो है भारत में सबसे अधिक केरल के मालाबार तट से निकाला जाता है, केरल के मालाबार तट से। ठीक है, परमाणु रिएक्टर का कार्य नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलना है। खोज फर्मी ने की थी। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियम का प्रयोग करती। याद कीजिए रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने, और 1903 में इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मंदक के रूप में हम भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, याद कीजिए इसका अणुभार कितना होता है 20। ग्रेफाइट जो होता है याद रखिएगा कार्बन का अपरूप होता है। नियंत्रक छड़ के रूप में बोरान की छड़ और कैडमियम की छड़ का यूज किया जाता है। यूरेनियम भारत में सबसे अधिक जादूगोड़ा झारखंड में होता है, जबकि थोरियम जो होता है वो केरल के मालाबार तटों में पाया जाता है। आई होप कि मैं आप आशा करता हूँ कि जितना भी हमने आज कराया उतना आपको समझ में आया होगा, आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सकता है आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको अपना बेस्ट देने की बात करूँ, ताकि मैं अपना जो है बेस्ट आपको दूँ। और मेरी कोशिश यही है कि मैं धीरे धीरे इस क्लास को बढ़ाता जाऊँ, और जितना भी हो सकता है मैं, आप चाहे मैथ हो
या रीजनिंग हो या एएलपी के लिए स्पेशल क्लास हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये धीरे धीरे पूरी क्लास को मैं सेपरेट कर दूँ। बस यही है कि आप इसको जितना भी हो सकता है आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धीरे धीरे हम क्लास को सारा सेपरेट करते रहेंगे और धीरे धीरे सारी क्लासें आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। अंत में बस इतना ही चाहूँगा, कहीं अगर गलती होगी तो प्लीज़ छोटा भाई, बड़ा भाई जितना भी आप मुझे मानते हो, मान-सम्मान जितना भी आपने मुझे ऑफ़लाइन प्यार दिया है, उतना ही आप मुझे आई होप मुझे लगता है कि आप उतना ही प्यार मुझे ऑनलाइन भी देंगे। और कहीं अगर आपको कुछ गलत लगा हो या कहीं आपको ऐसा लगा हो कि ये नहीं यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, तो नहीं चाहिए, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को हमें बता सकते हैं। मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को लेके बुरा नहीं मानूँगा, ठीक है ना? क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आ रहा हूँ तो ऑफ़लाइन का एक्सपीरियंस है 8-9 साल का, तो बट एक बंद कमरे में डिजिटल बोर्ड पे या जो है डेस्कटॉप पे इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करना, आपको ऑनलाइन पढ़ाना, तो थोड़ा-सा अभी स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा-सा लगेगा, समय लगेगा इस वातावरण में, इस जो है एटमॉस्फेयर में ढलने में, ठीक है? तो दोस्तों ये क्लास डेली आपको 8 से 9 प्राप्त होगी, तो प्लीज़ इसके बारे में सभी बच्चों को बताइए और मैं कोशिश करूँगा कि धीरे-धीरे इस क्लास को और बढ़ाऊँ और आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएँ, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो या आपकी आरपीएफ हो या आपका जो है एग्ज़ाम जो है एएलपी हो, तो इन सभी एग्ज़ामों को टारगेट करते हुए मैं ये क्लास को आपके अलग-अलग कर दूँगा। मैथ की अलग, रीज़निंग की अलग, जीएस की अलग और जनरल जो साइंस है उसको अलग। बिल्कुल अलग-अलग सेपरेट कर देंगे। तो प्लीज़ थोड़ा-सा फ़िलहाल जो है सपोर्ट कर दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए। अदरवाइज़ और इसके अलावा आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आप जो है सरस्वती अकेडमी का जो हमारा नम ऑफ़लाइन भी आप बैच ले सकते हैं, तो ऑफ़लाइन हमारे बैचेज़ चले हुए हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की जो समस्या है वो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद और आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसके बारे में सभी को बताइएगा। ओके, धन्यवाद।